नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी हां, दिल्ली में सीएम योगी और मोदी की मुलाकात के मायने क्या है? क्या वाकई में यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है? वैसे अटकलें मंत्रिमंडल विस्तार की भी है, मगर कयासों में कितना दम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात। लखनऊ में क्यों बढ़ा सियासी पारा? क्या है मुलाकात के मायने? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी, अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। कयास ये कि अब तो जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जी, यूपी में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। इससे एक दिन पहले उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की खबरों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल फिर से जोर मारने लगी है। सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को उनके कार्यालय ने एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। हालांकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में फेरबदल के बारे में पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की है, मगर ये महज कयास ही है। इसके साथ साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम, दोनों में शामिल होने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। जहां तक बात सीएम योगी कैबिनेट की करे तो 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओपी राजभर सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। ऐसे में चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि 3 राज्यों में सरकार गठन के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार को अंतिम शक्ल दी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई है। भेंट में क्या चर्चा हुई ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है। निश्चित रूप से जब नेतृत्व के 2 शीर्ष लोग मिलते हैं तो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। जहां तक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के यह विशुद्ध रूप से पार्टी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आवश्यकता समझेंगे अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे और श्री अयोध्या जी में 22 जनवरी को भव्य दिव्य श्री रामलला जी के मंदिर का लोकार्पण होना है। उसको लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहां के विकास कार्यों को लेकर के काफी कार्य हो रहे हैं और जो वहां का एयरपोर्ट है वो भी करीब करीब बन के तैयार है। अनेक जो भी विकास परियोजनाएं हैं वो तेजी के साथ पूर्णता की तरफ जा रही हैं। ऐसे में विभिन्न मुद्दों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे उनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन यह विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि किन विषयों पे चर्चा है। तो इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, फिर मंदिर की बात कर रहे हैं, फिर इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार बनने के लिए जब वादा था 70 लाख नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, आज वो तो कुछ नहीं कम हुआ। आज युवा परेशान है, किसान पीड़ित है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, महंगाई नियंत्रित नहीं हो पा रही, बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो अब भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को खो चुके हैं। आज प्रशासनिक मशीनरी उनके नियंत्रण में नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। जो काम पहले सपा सरकार में 2000 का होता था वो अब 5000 में होता है। तो इन सब विषयों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों पर चुनाव में जा रहा है, उस पर भाजपा को जवाब देना पड़ेगा।
तो दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, यहीं से चर्चाएं हो रही हैं। लखनऊ में अब टेंशन बढ़ चुकी है इस मुलाकात के बाद। क्या है मुलाकात के मायने, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम चर्चा करेंगे। बता दें कि दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उससे पहले राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर विस्तार हुआ तो ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री पद में सीट दी जा सकती है। बता दें कि अभी भी 8 ऐसी सीटें हैं मंत्रिमंडल में जो कि खाली पड़ी हुई है। 4 से 5 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, और कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट भी कट सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बीजेपी नेता, जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से जो है ये मुलाकात का जो है ये कोई आज का परंपरा नहीं रहा है। जब अच्छी चीज होती है तो मुलाकात करके ये बधाइयां का जो है ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप लोग आकलन कुछ अलग हिसाब से करते हैं, वो अच्छी बात है, आप लोग कीजिए। लेकिन देखिए, अभी जो आपने कहा कि मंत्रिमंडल का या आगे का जो भी होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है देश हित की बात करती है, प्रदेश हित की बात करती है। कौन किससे मिल रहा है ये कोई बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात ये है कि प्रदेश विकास के रास्ते पे कैसे चले, देश विकास के रास्ते पे कैसे चले, ये सबसे अहमियत बात है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है ये माने? नहीं, देखिए ये तो अगर मंत्री विस्तार का होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोग बनाते हैं, तो सुरेंद्र जी आपको नहीं पता है? नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुलाकात जो है अभी 3 राज्यों में विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और योगी आदित्यनाथ जी का उनमें जो है बहुत ज्यादा भूमिका रहा है। तो ये जो है प्रधानमंत्री से मिलना, होम मिनिस्टर साहब से मिलना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो हमेशा हर महीना जो है ये सब चलते रहता है। जहां तक है मंत्री विस्तार की बात, सही समय आने दीजिए, वो सब होगा जो आप लोग आकलन कर रहे हैं, और प्रदेश के हित के लिए क्या आगे का रूपरेखा होगा वो सब कुछ बता दिया जाएगा आप लोगों को। अभी थोड़ा सा आप लोग सबक कीजिए, जो भी होगा प्रदेश हित के लिए अच्छा होगा। यानी कि आप मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? नहीं, देखिए मेरे मानने आपके मानने से नहीं होगा। जिस दिन होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन होगा ये अच्छा होगा, ये प्रदेश हित के लिए जो भी होगा। यही तो अच्छा हमें जानना है कि होगा क्या, क्योंकि कयास तो काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं। 2 से 3 महीने, तकरीबन 60 से 90 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये आप लोग जो है दिन बाय दिन जोड़ते हैं, लेकिन जहां तक हमारा, आप लोग जोड़ते हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज है, इसका क्या मतलब है? सुरेंद्र जी, आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है या नहीं होना है, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए मंत्रिमंडल अगर विस्तार होना होगा तो आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है 90 आपके पास खबर है इस बात की? मतलब आपके पास खबर है? नहीं, आप सुनिए, 90 दिन है या 100 दिन है, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने के लिए जानी जाती है। वो पार्टी के हित के लिए, पार्टी मजबूत कैसे हो और सरकार में मजबूती से विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, ये तो हमेशा हम लोग काम करते रहते हैं। ये तो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो हमेशा चुनाव बोर्ड में रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में जाते रहते हैं। जितेंद्र जी जवाब दे दीजिए, ऐसा है क्या? क्या कह रही हैं? तो ये इनकी है, ये सब परंपरा। हाँ, ये काम करती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष आरोप लगाते कि हमेशा चुनावी मोड में बीजेपी ऑन रहती है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए चुनावी अब ये एक मिनट सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, जिनको नुकसान हो रहा है वो हम तो हमेशा प्रदेश के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। आप उसको चुनावी, एक मिनट सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी बात रखिए। नहीं, नानिस्ता बोलेंगे क्या भाई? अपनी बारी में बोल लो, हम लोग ऐसा डिबेट नहीं करते हैं। आप बोलिए, अपने अपने नंबर बोलिए। जितेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में है
उत्तर प्रदेश में 6 साल और केंद्र में 9 साल। हम्म, केंद्र में एक बता दें कि सरकारी नौकरी लगाए हो, एक भी भर्ती केंद्र सरकार ने 9 साल में देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी। इनकी 6 साल की सरकार आ गई, हो गई, उसके उपरांत भी आप समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ही नौजवान छात्र छात्राएं लगा रहे। और बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए, भाजपा सरकार के लिए शर्म की बात है कि बिहार में बैठे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियों को नौकरी दे रहे हैं। उनके पास एक छोटा प्रदेश है चलाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद तो उससे छोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद बड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है, और बिहार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों को नौकरी दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फूल बरसवा रहे हैं, तमाम झूठे वादे कर रहे हैं। तमाम इन्वेस्टर समिति हुई, इन्वेस्टर समिट से कितना रोजगार मिला आया, और जो 1-1, 2-2, 3-3, 4 लाख करोड़ का अखबार वालों ने छापा था और मीडिया चैनलों पर भी चला था कि 1 लाख करोड़, कोई 90,000 करोड़, कोई कितना भी छाप रहा था, वो मतलब विकास के कार्य धरातल पे शून्य हो रहे हैं, लेकिन अब वाहवाही बीजेपी बटोर रही है, ये कहना चाहते हैं जितेंद्र जी। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए, आप हमारी बात पूरी होने जाए, रुकिए आप तुरंत जी। आप ये बता दीजिए कि 6 साल में एक भी ऐसा काम बता सकते हैं? हमने तो क्या बात करें जितेंद्र जी। सुरेंद्र जी अभी जवाब दे देंगे। सुरेंद्र जी जवाब अरे दीजिए। हम बेटे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं। अरे जितेंद्र जी, जिस प्रकार से जितेंद्र जी सारा समय इन्हीं भाजपा के लोगों को देना है, हम क्या बोल के अगर हमने विकास नहीं किया होता, अगर हम प्रदेश में कुछ नहीं किए होते, आप ही का जवाब तो उनसे ले रही हूँ, काहे नाराज हो रहे हैं? अरे हमारी बात तो पूरी होने दीजिए आप। देखिए अच्छा, चलिए, ठीक है, जितेंद्र कहिए। भाई तो नाराज आप होंगे इसलिए कि जनता ने इनको नकार दिया, और जनता अरे चुप रहो यार, तुम लोगों की हैसियत क्या है राजनीति में यार? अरे भाई विधायक है तुम्हारी तुम्हारे पास? हैसियत क्या है? तुम्हारी क्या क्या विधायक है हैसियत तुम्हारे पास? नहीं, ये क्या व्यक्तिगत तुम्हारी टिप्पणी क्या नहीं हैसियत चलेगी। है? नहीं अपनी जितेंद्र औकात जी, में रहो, नहीं, औकात में ये रहो, बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा औकात में रह के बात करो। ठीक है, आप अभी बात रखिए, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। मैंने कहा जितेंद्र अपनी जी औकात में रह के बात करो। ठीक है सुरेंद्र जी, नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं जितेंद्र जी बात समझ रखिए। गया, तुम्हारे जैसे सबको नहीं है। हाँ, आप चुप रहिए क्या? सुरेंद्र जी। जितेंद्र जी बोलने दो मुझे। अगर हम विकास नहीं करते, प्रदेश में अगर नहीं होते, तो अब यही जनता बोलेगा अपनी क्या? बात जो ऐसे दे पागल रही है, लोग इन मत राज्यों दिखाएं। में ऐसी हमारी सरकार बन गई क्या? बिना ठीक है विकास सुरेंद्र किए जी, हुए। पहले सवाल ले लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जितेंद्र जी जल्दी जल्दी बोलिए, बाकी मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, अगर अरे हम सुरेंद्र विकास जी, नहीं एक मिनट करते, शांत हो जाइए। हम कानून व्यवस्था अच्छा नहीं करते उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो लगातार 5 बार आशीर्वाद नहीं देता। अरे आशीर्वाद आप अगर दे रही है, आप तो हम लोगों तो जनता के बीच का, आप में लोगों हैं। की स्थिति जानते क्या है? आप लोगों की स्थिति क्या है? 4 विधायक हो, वो भी हमारे दम पर हो, कुछ हैसियत है राजनीति में आपकी? है रोज सौदा करने पहुंच जा रहे हो, कोई भाजपा, कोई बसपा, कोई किसी पार्टी से, कुछ अस्तित्व है क्या आप लोगों का? दो एक जिले की पार्टी हो आप, ऐसी बातें करते हो बड़ी बड़ी यहाँ पर बैठ के, दूसरे को बोलने भी अरे नहीं भाई देते हो आप लोग, हैं? किससे आप बात कर रहे हो? मैं भाजपा का हूँ। अरे आप भाजपा क्या सुबह सुबह किसी के हो? क्या हैसियत है तुम लोगों की राजनीति में? आज वोट खरीद खरीद के सरकार बना रहे हो। फिर वही राशन- आप हैं? यही वोट- आप ही लोगों का यही भाषा जो है ना, उत्तर प्रदेश की जनता हाँ, जो वो है देख रही। अरे नकार 10 दिया साल है। 10 साल आप गुंडा लोग माफिया सत्ता की से बाहर पार्टी, रहे और आज हो, आप घमंड हमको में मत बता रहे रहो, हैं। घमंड में मत रहो। 10 साल सत्ता से बाहर रहे हम घमंड में नहीं है, घमंड में आप लोग हो, जनता ने और नकार 14 दिया साल है। उत्तर प्रदेश की जनता को- सत्ता से बाहर रहे हो सर। जनता उत्तर प्रदेश इसीलिए की जो सत्ता- है उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए तैयार है। गुंडा माफिया को बचाने का काम अभी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, अभी हैसियत तुम्हारी पता लग जाएगी। इंडिया ये गठबंधन क्या चुनाव जितेंद्र जो जी, है ना, आप किस वो तो वर्ड का लड़के यूज कर रहे हैं है। बार बार? कितनी तिरकुट- आपकी राजनीतिक तिरकुट जमीन कहने है, वाले लोग- कितनी आपकी राजनीतिक हैसियत है, अभी चुनाव में पता लग प्रदेश जाएगा। अध्यक्ष को चिरकुट कहोगे और अभी सारे चुनाव इंडिया आ रहा है ना। गठबंधन डरेंगे, औकात पता लग जाएगा, जमानत जब्त तो हो अभी जाएगी। अरे चुप रहो, 0.0% वोट पाने वाले आदमी 1%, बात करते हो इतनी बड़ी बड़ी तुम लोग हैं? अभी चुनाव आने दो, अभी जनता बता देगी इंडिया गठबंधन जब लड़ेगा मजबूती से। अभी मध्य प्रदेश अभी में सत्ता औकात से बाहर पता चले लग गया जाओगे, है। 0 अभी वोट हो 24 गए में हो। सत्ता से बाहर चले जाओगे। तिलमिलाओ कांग्रेस ने नहीं, औकात दिखा दिया। 24 में सत्ता से जाना आप लोगों का तय है, चाहे कोई पार्टी हो तुम लोगों के साथ।
32 ने वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, कॉमन वो पार्टी जनता डिसाइड करेगा कि 24 वो में कौन आएगा अभी कौन जाएगा। वो पब्लिक डिसाइड कर देगी। ठीक है ना? ठीक है, जनता जितेंद्र तय प्रताप करेगी। सिंह जी आप भी नहीं हमारे साथ decide जुड़ कर चुके हैं, सकते। सुभाषपा के हैं वो प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। क्या लगता है इस बार का इंतजार खत्म होगा, रेवड़ी मिलेगी? देखिए, बात रेवड़ी की नहीं है या मंत्री पद की नहीं है, बात केवल इतनी है कि जनता के काम होने चाहिए और जनता देख रही है कि हम उनके बीच में 24/7 तो रहते हैं। मंत्रिमंडल में हमारे हिस्सा नेता नहीं चाहिए, ओपी माननीय राजभर ओम को ये प्रकाश माने? राजभर जी रहते हैं मंत्रिमंडल में हिस्सा। देखिए, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो बिल्कुल सबसे पहला नाम उनका ही होगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे हमारे जितेंद्र भाई बार बार कह रहे थे कुछ योजनाओं को लेकर, मैं बता देता हूँ इनके समय में 3 इन्वेस्टर समिट हुए थे 2014, 15 और 16 में। तीनों दुबई, मुंबई और दिल्ली में हुए थे, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश में इस वजह से नहीं हुए थे, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी और तीनों में लगभग 99,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था, लेकिन धरातल पे 1,000 करोड़ भी पूरी तरह से नहीं उतरा था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में 2018, 19 और 2022 में 3 इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जिसमें आपने देखा पहले वाले में लगभग 4,28,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, दूसरी वाली में भी साइन हुए थे, तीसरी वाली में भी लगभग 33 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जिसमें से ऑलरेडी 6 लाख करोड़ रुपया धरातल पर उतर चुका है। दूसरी चीज, जिन्होंने नौकरियों का जिक्र किया, 5 साल के अंदर 6 लाख नौकरियां दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये चीजें बार बार सतह पे आती हैं। किसानों के लिए भी कार्य किया है, महिलाओं के लिए भी किया है, जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी काम किया है। तो मतलब जितेंद्र जी को इन सारी चीजों को पढ़ना चाहिए बैठ के। रही बात मतलब आप कहना चाहते हैं जितेंद्र जी आधा अधूरा ज्ञान लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रही हैं। हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं सारी चीजों को पढ़ना चाहिए, इसका मतलब हाँ, तो मतलब यही है जितेंद्र जी। अपनी सरकार के जो उन्होंने चीजें पढ़ी हैं उसके आगे इस सरकार की भी उपलब्धियां पढ़नी चाहिए। और मैं एक और चीज बताऊंगा, जिस तरह से जितेंद्र जी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आपके मंच पर बैठ के, सारी दुनिया देख रही है कि इनके 5 साल के कार्यकाल में किस तरह की गुंडागर्दी होती थी। वही गुंडागर्दी वाली भाषा अब भी नहीं गई है। जनता इसका 2024 में जवाब देगी। जितेंद्र जी जी बोलिए। हम जी, मेरा कहना ये है, अभी आपने कहा कि इनको पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में 5,43,000 नौकरी दिया गया। हमने ये भी पढ़ा है कि 18 लाख लैपटॉप दिया गया। हमने ये भी पढ़ा है कि सपा सरकार में हर जिले में एक ट्रॉमा सेंटर बना। हमने ये भी पढ़ा है हर जिले में एक कृषि बाजार बनाया गया। हर जिले में एक बालिका इंटर कॉलेज खोला गया। हर जिले में GGIC इंटर कॉलेज के अलावा एक महिलाओं के लिए महाविद्यालय खोला गया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। आपके लखनऊ में इंटरनेशनल मैच नहीं होता था, इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाया। मेट्रो भी चलाई, 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे भी बनवाया, 16 मेडिकल कॉलेज भी बनाए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था समाजवादी पार्टी ने उसके क्षेत्र में विकास न किया। आप बताइए, भाजपा की सरकार में कहीं 18 लाख लैपटॉप बताओ। और सुबह सपा भाषा की बात कर रहे हैं, इनके अध्यक्ष जी ने कई वीडियो वायरल हुए जिसमें माँ बहन की भाजपा के नेताओं को गालियां दे रहे हैं। अभी बताएंगे भाई साहब, तो मैं इनके नंबर पर इनको भेज भी दूंगा वो वीडियो जिसमें सुबह सपा के अध्यक्ष जी माँ बहन की गालियां भाजपा के नेताओं को दे रहे थे। हमारी क्या, हम डिबेट करते हैं, बीच में हम नहीं बोलते, प्रयास करते हैं, और जब डिस्टर्बेंस करता है कोई फिर बोलने में अच्छा ही नहीं लगता। आप अपनी बारी पे सारी बातों का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी आज मजबूती से तैयारी कर रही है। 37% वोट हमको मिला था अभी, 3,42,00,000 वोट 2022 में, और भाजपा को 4 करोड़ वोट मिला था। हमें सिर्फ 4 से 5% जनता को और जोड़ना है। और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूती से जुड़ा है और आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है, उससे 4 नहीं कम से कम 7 से 8% वोट हम लोग बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर पीयूष पंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाऊंगी। देखिए स्वीटी जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इनकी सीटें 47 से 111 पहुंची, ये इनको देखना चाहिए। 6ठे और 7वें चरण के जो यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें वो सीटें पूर्वांचल से इनको मिली थी, जहां हमारा
गढ़ माना जाता है पूर्वांचल को। लेकिन आज की डेट में हम पश्चिम में भी हैं, अवध में भी है, बुंदेलखंड में भी है, तो बिहार आपका में ये भी कहना है वो मैं आपकी ये देन थी बताना जो चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को मिली थी सीटें? नहीं, मेरा कहना नहीं है, मैं आपको केवल बताया ना, छठे और सातवें चरण के आप आंकड़े उठा के देखिएगा। 2017 में हम भाजपा के साथ लड़े थे, पूर्वांचल की वो सीटें भाजपा के साथ गई थी 7%, और 2022 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, वो सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। उसमें कई मैं जिले बता दूंगा, आजमगढ़ है, मऊ है, अंबेडकर नगर है, जैसे 42 सीटें में से 7 सीटें केवल भाजपा को मिली हैं 5 जिलों में, अगले 10 जिलों में आधी सीटें उनको मिली हैं भाजपा को। तो ये हमारा प्रभाव है पूर्वांचल में, उस ठीक है। समय था, आज उससे बढ़ गया है। ठीक है, पीयूष पंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष पंत जी, देखिए इतनी मुलाकात हो गई, सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार आलाकमान से मिलने गए हैं, लगातार विस्तार की चर्चाएं यहाँ पे उठती रही है। सवाल ये है कि इतनी मुलाकात के बाद भी विस्तार नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कौन सा बीजेपी अंदर चक्रव्यूह रच रही है, ऐसी कौन सी रणनीति तैयार कर रही है 2024 को लेकर? नहीं, देखिए रणनीति तो अभी आगे तय होगी। पहले अभी उनके लिए अयोध्या मंदिर का जो है वो महत्वपूर्ण है। अयोध्या मंदिर का जो एक उसको जो है कि इनॉग्रेशन होना है, या कहिए समर्पित करना है जनता को, भक्तों को समर्पित करना है, वो होना है। उसी में योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। और कैबिनेट विस्तार, देखिए चर्चा आज से नहीं, आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने से चल रही है लगातार। और कितनी बार हो गया कि राजभर शामिल होंगे, ओपी राजभर शामिल होंगे। जब से वो हार गए थे वहां से, क्या नाम आपके दारा सिंह चौहान, उसके बाद था कि अब इनको डंप करेंगे और रिहेबिलिट करेंगे, कैबिनेट में लेंगे। खबर यह है कि नहीं, क्योंकि पूर्वांचल के हैं और वोट बहुत मायने रखता है, तो उनको कैबिनेट में लिया जाएगा हारने के बाद भी। लेकिन वो योगी जब तक नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। एक पत्ता नहीं हिलता है उत्तर प्रदेश का। ये जो है कि क्या नाम, आज तो जो है कि जैनेन्द्र जी आज तो भाजपा के साथ है, उसके पहले एसपी के साथ थे, तभी ये जानते थे कि क्या हालत है वहां पे। तो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ जो है ओपी राजभर को भी नहीं चाहते, क्योंकि ओपी राजभर ने जो है कि बहुत ज्यादा ही आलोचना की थी, बहुत अपशब्द कहे थे योगी जी को भी लेके। तो एक 36 का आंकड़ा है उनका लगातार उससे। अब केंद्र का दबाव होगा 2024 के चुनाव को देखते हुए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो लेकिन मुझे लगता है अभी नहीं, अब 22 जनवरी के बाद ही जो है अगर कोई कैबिनेट विस्तार होता है तो वो होगा। फिलहाल अभी योगी जी आए थे, पूरी योजना उसकी, बनारस मोदी जी आ रहे हैं, वहां की योजना, अयोध्या मंदिर उनके दिमाग में सबसे पहले है, ठीक कैसे हो जाए, एयरपोर्ट वहां का तैयार है, उसकी सूचना देने की, उसकी जानकारी देने के लिए आए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो वो आए थे कि वो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री का जो है मामला, उसको उसमें जो है बाबा बालकनाथ की जो है कि पुरजोर जो है उसकी पैरवी करने के लिए वो आए थे। वो चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ जो, तो मतलब पीयूष जी आप कह रहे हैं कि ओपी राजभर को सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में हिस्सा ले, मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाए, लेकिन 2024 है, पूर्वांचल को साधना है, इसलिए हिस्सा दिया जा रहा है, दिया जाएगा इसके लिए शायद, लेकिन अभी वो उनकी इच्छा नहीं है। ठीक लेकिन है, आने वाले दिनों में अभी विस्तार तो सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, आऊंगे ज्ञानेंद्र जी आपके पास। आवाज नहीं आ पा रही है सुरेंद्र जी आपके, हमारे पास म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, जिनेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पीयूष सर की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि राजनीति में कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है परमानेंट। और दूसरी चीज की, जब हमारा गठबंधन हो रहा था भाजपा के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ, तो ये पहल माननीय योगी जी ने ही की थी। योगी जी की पहल पे ही हमारा गठबंधन संभव हो पाया था। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं पीयूष जी के उसमें डालना चाहता हूँ कि वो थोड़ा नॉलेज में रहे। तो इन चीजों को देखते हुए नाराजगी, देखिए ऐसा नहीं होता है जब चुनाव प्रचार चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर रखा है। 2017 में उन अलग होने के बाद दोनों ने कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, और गठबंधन होने के बाद मध्य प्रदेश में आमने सामने लड़ी दोनों पार्टियां, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या वो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। कोई कह रहा था अखिलेश कौन है, और कोई कह रहा था कि कमलनाथ कौन है। तो ये आपस में चलता है उनके तो ये मतलब उतना मैटर नहीं करता है।
जब आप चुनावों में होते हैं, एक दूसरे के विपक्षी होते हैं, तो भाषा को संयमित करते हुए बातें की जाती हैं। ठीक है, जितेंद्र जी। जी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको बताकर वो चुनाव मैदान में लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वो केवल चेहरे के सारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता को इतना भोला भाला समझने की गलती ना करें। कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सब अत्याचार देख रहे हैं। पूरे दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश से आए सेना की भर्ती देख रहे, आकाश गुर्जर नामक लड़के की कैसे पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर दी। फिर उन पुलिस वालों पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो आगरा के जिला जज ने आदेश दिया, तब उन पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। तो निश्चित तौर पूरा देश जान गया कि किस तरह योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है। और 60% वोट इनके खिलाफ पड़ा था। याद रखें ये लोग, 60% वोट, 37% सपा को मिला था, 12 बसपा को मिला था, 4 कांग्रेस को मिला था। इसलिए कतई घमंड में न रहे। ये 37 में जहाँ 10-5 और नहीं, तो आप कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी घमंड में है? बिल्कुल घमंड में है। आपको याद नहीं कि 10 साल सेंट्रल की सत्ता से बाहर थे ये? आपको याद नहीं है? यूपी की सत्ता से 14 साल बाहर थे। इनको याद रखना चाहिए ना ये चीज। तो भगवान, सत्ता को भगवान जैसा मानने लगे हैं, ये भगवान हो गए हैं देश के। तो ऐसा नहीं है, जनता हटाना भी जानती है। सुरेंद्र जी, इनकी आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम है। जिनेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मतलब आप लोग तय कैसे करते हैं कि इस साल के चुनाव में हम एनडीए के साथ गठबंधन कर ले, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए? कैसे रणनीति कैसे तैयार होती है? क्योंकि जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे आप। जिनेंद्र जी, ठीक है, अंतिम कमेंट जो है पीयूष जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये जहां तक, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये मुलाकात कई बार का सिलसिला चलता है, और अभी जो है कि आदित्यनाथ के जो है कि उनके दिमाग में अयोध्या को सफलतापूर्वक उसका आयोजन करने का है वो, और इसीलिए वो ये मुलाकात उन्होंने करी है। और ये फिर राजस्थान के संदर्भ में मैंने जैसे आपसे कहा कि वो एक मुलाकात थी जहाँ वो बाबा बालकनाथ की पैरवी करने भी पहुंचे थे। तो ये अभी कैबिनेट रिशफल की संभावना मुझे तो नजर नहीं आ रही है, खासकर जो है राजभर जी को लेके और दारा सिंह चौहान को लेके। अभी जो है कि उनका रुख जो है, योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत जो है कि वो फेवरेबल नहीं है। हाँ, भाजपा का दबाव रहेगा, अमित शाह का दबाव रहेगा, क्योंकि चुनाव जीतना होगा, पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है ओबीसी के नजरिए से, तो निश्चित रूप से ये एडजस्टमेंट उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। जिनेंद्र जी, आप बता दीजिए कि डिसाइड कैसे करते हैं सुभाष पाकि आप एनडीए में शामिल होना है तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, कैसे रणनीति आप लोग की तैयार होती है? जिनेंद्र जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पे बीजेपी घमंड में रहती है और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर 2024 के चुनाव में वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। जवाब दीजिए फटाफट। देखिए जी, मैं जहां तक मुझे मालूम है और देश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश हित के लिए क्या किया है। हम तो विकास के नाम पर चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर इनके पार्टी में दम है, इनके नेता में दम है, तो ये विकास के नाम पर चले, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव के मैदान में आए, फिर पता चल जाएगा किसकी कितनी है दम। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने विकास किया है, हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, हमने रोजगार देने का बात किया है, हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, हमने माँ बहन बेटियों को जो बीजेपी नहीं बल्कि तमाम पार्टियां अपना अपना दम भर रही है इस बार 2024 के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुलाकात कई हुई है और ये मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये हर बार आलाकमान के पास सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कभी आमंत्रण देने के लिए तो कभी ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चाएं भी हो रही है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है और किन अहम चेहरों को जगह मिलती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया पोस्ट।